नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दिल्ली में शरद पवार ने तथाकथित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और मैं तथाकथित क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय तो अब इनकी पार्टी भी नहीं बची है। फिर भी ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगर दिल्ली में बुला रहे हैं तो उसे तथाकथित ही कहा जाएगा। बहरहाल इस मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए शरद पवार ने जो बयान दिया है उससे चर्चा की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं, इसके अलावा कोई क्या कह रहा है उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। अब इसमें पेच क्या है? जो शक्ति प्रदर्शन हुआ मुंबई में बुधवार को, अजित पवार ने चाचा को मात दे दी, ऐसा मीडिया की सुर्खियां बनी और यह भी बताया गया कि वहां पर 30 से अधिक एमएलए अजित पवार के साथ थे और इनके साथ शायद 13 एमएलए थे, कुछ एमएलसी थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। शक्ति प्रदर्शन में अजित पवार इन पर भारी पड़े। इसके बाद चुनाव आयोग में जो पत्र दिया गया अजित पवार की तरफ से, उसमें कहा गया कि अजित पवार को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, यानी शरद पवार की जगह अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके बावजूद अगर शरद पवार कह रहे हैं कि मैं ही अध्यक्ष हूं और 82 साल की उम्र हो या 92 साल की उम्र हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। और लगभग यही बात इनकी बेटी ने भी कल कहा था कि ये जो अंक है, ये जो उम्र का जो फिगर है, ये कोई मायने नहीं रखती है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि अजित पवार जो आरोप लगा रहे थे अपने चाचा पर कि वो पद ही छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि राजनीति में लोग 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो 75 साल की उम्र में मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं। तो ये पद छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है? ऐसी इनकी कौन सी महत्वाकांक्षा है जो अभी पूरी नहीं हुई है? कई मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं आपके जाने पहचाने चेहरे प्रभाकर सूर्यवंशी। प्रभाकर जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। धन्यवाद सर। मैं ही अध्यक्ष हूं, ये दावा क्यों करना पड़ा शरद पवार को? और क्या एक तरीके से अपने भतीजे के उस आरोप की पुष्टि नहीं कर रहे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इतनी उम्र होने के बावजूद वो पार्टी से अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार ही नहीं है, किसी को आने देने के लिए तैयार ही नहीं है? पवार साहब जो कह रहे हैं कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं ही अभी एनसीपी का अध्यक्ष हूँ, अभी भी मैं ही अध्यक्ष हूँ, ये जो कह रहे हो, उसके पीछे एक छोटी सी बात है, वो शायद किसी ने गौर नहीं की होगी उस बात पे। कि एनसीपी जो पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसका जब फॉर्मेशन हुआ था, तारिक अनवर, पीए संगमा और शरद पवार जी ने मिलकर ये फॉर्मेशन किया था, तब ये जो नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये किसी राज्य में एक छोटी पार्टी हुआ करती थी, जो शरद पवार ने खुद ढूंढ के वो पार्टी को उसके सारे राइट्स ले लिए, जिन्होंने ये इसको रजिस्टर्ड करके रखा था उनसे, और बाद में ये पार्टी उन्होंने फॉर्म की, जिसमें तारिक अनवर और पीए संगमा उनके साथ में जुड़ गए थे। मुद्दा वही था, सोनिया जी का विदेशी होना। मगर अगर हम देखें तो आगे जिस जिस तरह से उन्होंने पार्टी का जो संविधान है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संविधान है, उसमें उन्होंने कई अमेंडमेंट्स ऐसे करके रखे हुए हैं जिसमें उनके पास एक अच्छा खासा ताकत जो है वो सीमित हो चुका है, उनकी उनके इर्द गिर्द वो ताकत आ चुका है। इसलिए एनसीपी का जो भी संविधान है, जो पार्टी का संविधान है, उसे ठीक से गौर से पढ़ना होगा किसी को भी, अगर इस मुद्दे पे अगर बातें करनी है आगे चल के। तो ये बातें
नज़रअंदाज करके हम आगे चलते हैं और हमेशा शरद पवार की उम्र और जो हालात अभी उनके इर्द-गिर्द जो घूम रहे हैं, अजित पवार ने पूरा पार्टी हाईजैक कर लिया है और इस मुद्दे के बाद उम्र भी उनके खिलाफ जा रही है। पार्टी का जो हालिया जो जो हालात है पार्टी के, वो भी उनके खिलाफ जा रहे हैं। उसके बावजूद वो अगर दावा कर रहे हैं कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एनसीपी जो पार्टी है, मैं उसका अध्यक्ष मैं ही हूँ। इसका मतलब उनके पास कुछ तो ऐसा तुरुप का इक्का छुपा है उनके हाथों में। उनकी ताश में एक ऐसा इक्का है आज भी, जो वो शायद वक़्त आने पे बाहर निकालेंगे। आपकी जानकारी में ऐसा कौन-सा तुरुप का इक्का है? क्योंकि जो संविधान है और आम तौर पर चुनाव आयोग के सामने जब आप जाते हैं, तो वहाँ ये तो कह नहीं सकते हैं कि ये मेरे बाप-दादा की पार्टी है या मैंने ही ये मकान या घर बनाया है, इसलिए मैं इसका चाहे जो करूँ। क्योंकि कोई भी पार्टी फ़ॉर्म होती है, तो वो सबको समान अधिकार देने और सबको समान अवसर देने के लिए बनाई जाती है, ना कि किसी परिवार विशेष की बपौती होती है वो। जैसा कि एक नासमझीपूर्ण बयान हमने उस समय भी सुप्रिया सुले का देखा था, जब शिवसेना चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के हवाले कर दी थी। तब उन्होंने कहा था और इससे पता लगता है कि कानून के प्रति, संविधान के प्रति इनकी समझ कितनी ना ना के बराबर है। उन्होंने कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने तो जीते जी अपना राजनीतिक वारिस उद्धव ठाकरे को घोषित कर दिया था, तो चुनाव आयोग अब एकनाथ शिंदे को इसकी कमान कैसे दे सकता है? यानी उनको पता ही नहीं है कि संविधान क्या है, चुनाव आयोग की अपनी व्याख्याएँ क्या हैं पार्टियों के बारे में, पार्टी में इनर डेमोक्रेसी को लेकर के, और जो पैरामीटर्स हैं किसी पार्टी पर किसका दावा बनता है इसके। क्योंकि जिन आधारों पर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर आधिपत्य जमाया है या उसके उसको उसके अध्यक्ष बने हैं, उसका सिंबल लिया है, वो तो तय मानदंड हैं जिसके साथ जितने ज़्यादा एमएलए होंगे, एमपी होंगे, पदाधिकारी होंगे, वही पार्टी का अध्यक्ष माना जाएगा। और मुझे लगता है कि अजित पवार वही तैयारियां कर रहे हैं, और मेरी जानकारी तो ये भी है कि हरीश साल्वे ने ही उस समय गाइडेंस दी थी एकनाथ शिंदे को, और हरीश साल्वे ही अब अजित पवार को गाइडेंस दे रहे हैं इस मामले में। बात सही है आपकी। जो 1 साल पहले हुआ था महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे शिवसेना से निकले थे। उनके विद्रोह के पीछे जो महाशक्ति थी, वही महाशक्ति अजित पवार के पीछे भी है। तो वो जो स्क्रिप्ट जो है बना-बनाया पिछले साल का, वही इस बार भी दोहराया जाएगा और उसी तरह से अजित पवार भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उन्होंने 30 तारीख को ही बाकायदा चुनाव आयोग को अपना लेटर भेज दिया था कि एज़ अ राष्ट्रीय नेशनल एज़ अ चेयरपर्सन मैं ये अ, एक आपके पास एप्लीकेशन कर रहा हूँ कि मुझे ये पार्टी का नाम और पार्टी का चिन्ह है, वो मनोनीत किया जाए। और ये जो उनका जो पैतरा था, वो एकनाथ शिंदे का पिछले साल का जो भी जो साइकिल है, जिस तरह से घटनाएँ घटी, उससे एक कदम आगे थे। उन्होंने जबकि शपथ भी नहीं ली थी, ऑफ़िशियल डिक्लेरेशन भी नहीं किया था कि हम सपोर्ट कर रहे हैं ये गवर्नमेंट को। उसके पहले ही उन्होंने 1 दिन पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। तो जिस तरह से अजित पवार ट्राई कर रहे हैं, जिस जिस तरह से अजित पवार अपने मूवमेंट्स कर रहे हैं, उसके पीछे जैसे कि आपने कहा कि हरीश साल्वे जैसे एक जाने-माने जो कायदा पंडित है जो, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बेशक वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ में उनके पास एक रेडीमेड स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट पे उनको आगे चलना है। जो शिवसेना के साथ हुआ था, वही एनसीपी के साथ होगा। ये तो एकदम साफ-सुथरी प्रतिमा है कि आगे चल के यही होने वाला है। मैं इसलिए ये शंका जता रहा था कि शरद पवार जो
जिस चीज का नाम है, शरद पवार जिस चीज का नाम है, जिनको हम जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसे पैतरे हमेशा आजमाते रहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे कुछ पिक्चर बदल जाए। तो अभी जो उनका जिस तरह से वो पेश आ रहे हैं, पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ उनको, वो बड़े रिलैक्स लग रहे हैं। उन्होंने जो भी आज किया, जो तीन तीन जो उनके पार्टी बेरर्स से सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और कोहली, उनको उन्होंने एक्सपेल कर दिया। ये जो मूवमेंट है वो एक्चुअली जैसे कि शिवसेना में जब जैसे ये दरार पड़ गई तो उद्धव ठाकरे ने पहला अगर वार किस पे किया था तो एकनाथ शिंदे पे किया था। उनको जो गुट के नेता थे, शिवसेना गुट के विधिमंडल पक्ष, शिवसेना जो पक्ष है उसके गुट नेता थे, उनको उस पद से हटा दिया गया था तुरंत। पवार साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अजीत पवार को सीधी तरह से कोई भी डांट फटकार या किसी भी तरह का एक्शन अजीत पवार पे नहीं लिया जा रहा है। जो भी एक्शन अभी तक हुए हैं वो ये 3 ऑफिस बेरर्स जो थे, जिनको कार्याध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी बनाया था, उनके ऊपर लिए गए। उसके बाद उन्होंने जो अजीत पवार के साथ में जो जिन्होंने शपथ ग्रहण की, वो जो 8 एमएलए है, उनको भी उन्होंने शो कॉज नोटिस भेजी हुई है। मगर अजीत पवार को वो नोटिस नहीं भेजी हुई। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक ऐसा रास्ता उन्होंने छोड़ के रखा है कि शायद कुछ हो सके। ये मैंने इसलिए कहा था कि शरद पवार आखिरी वक्त पे, जैसे कि मैंने पार्टी का संविधान बताया आपको कि पार्टी के संविधान में कुछ उन्होंने रिसेंटली भी अमेंडमेंट की हुई है जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद मुझे जब मैं कानूनी तौर पे इसका विचार करता हूँ तो ये जो आशंकाएं है वो थोड़ी सी धूमिल नजर आती है कि ये ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उस वक्त पवार एक नया जो उनके पास एक पैतरा होता है वो हमेशा वो कारगर साबित होते आया हुआ है अभी तक। वो फैमिली वाला कार्ड खेलते हैं। अभी उनकी जो वाइफ है प्रतिभा दाई पवार, उन्होंने ही लास्ट टाइम जो अ, उनके जो रेजिग्नेशन के दिन जो बवाल मच गया था और जिस तरह से लोग परेशान हो गए थे कि शरद पवार ने अचानक रेजिग्नेशन दे दिया, फिर नया कार्याध्यक्ष कौन बनेगा या पार्टी की कमान किसको सौंपी जाएगी, इस पर जो चर्चाएं चल रही थी, जिस तरह से बखेड़ा एक एक तरह का बखेड़ा वहां पे खड़ा हुआ था, उसको निपटाने के लिए उन्होंने अपने साथ में प्रतिभा पवार को बिठा के रखा था। 2019 की बात है जब अजीत पवार को उन्होंने आगे भेज दिया था देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण के लिए। और जब बात बिगड़ गई और वो बिगड़ी हुई बात का सदमा लेके अजीत पवार गुस्से में आके चले गए थे मुंबई छोड़ के, और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का जोड़ तोड़ चालू था। उस वक्त अजीत पवार का साथ में होना जरूरी है, इसलिए उन्हें मनाने के लिए उन्होंने प्रतिभादाई पवार को बीच में लाया। प्रतिभादाई पवार ने उनसे बात की अजीत पवार से, उनको मनाया और फिर अजीत पवार वापस आ गए। ये जो पवार साहब जो पैतरे खेलते हैं हमेशा, जो राजनीति में प्योर पॉलिटिक्स लेके चलना होता है, मगर वो पॉलिटिक्स को हर एक दूसरे रंग से मिक्स करते आए हुए हैं आज तक। मतलब फैमिली हो, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स के साथ में उन्होंने बहुत ही जो इंडस्ट्रीज जो है महाराष्ट्र में छोटी मोटी, जो शुगर मिल्स है, वो शुगर मिल पे कब्जा करो, उनकी जो डायरेक्टर बॉडीज है उनको अपने अंडर ले लो ताकि उनके भी वोट बैंक अपने पास आ जाए, सिक्योर्ड हो जाए। अलग अलग तरह से, मतलब अपने कोई रिश्तेदारों की शादियां किसी और लोगों के साथ करा के वो एक तरह का रिश्ता क्रिएट कर देते हैं। ऐसे बहुत सी रिश्तेदारियां उन्होंने महाराष्ट्र में फैला के रखी हुई है। हर जिले में जाएंगे तो शरद पवार का कोई ना कोई रिश्तेदार आपको मिल जाएगा। और ये इस तरह के जो उनके पास एक एक जी जी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। जी, आप कुछ कह रहे थे, वो बीच में कट गया। हाँ, ये जिस तरह की रिश्तेदारियां, जिस तरह के पैतरे वो राजनीति में उसको राजनीति के साथ मिलाते हुए
कदम से कदम जोड़ते हुए वो मिक्स एंड मैच का जो खेल खेलते आए हैं, यही उनकी राजनीति है। इसको कोई भी एक आइडियोलॉजी उसके पीछे नहीं है। मतलब शरद पवार की राजनीति क्या है, किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, अगर कोई पूछता है, महाराष्ट्र में कोई बंदा आपको मिलेगा नहीं कि शरद पवार इस आइडियोलॉजी पे आज 60-65 साल राजनीति करते आए हैं, ऐसा कोई आपको बोलेगा। ये जो आजकल चर्चा चल रही है कि अगर उनको लगा कि मेरे हाथ से एनसीपी जा रही है, तो वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए अजित पवार के सामने भी झुक सकते हैं और फिर ये भी कह सकते हैं कि चूंकि कार्यकर्ताओं का दबाव है मेरे ऊपर, इसलिए हम सब इकट्ठा ही रहेंगे। यानी अजित पवार का नेतृत्व भी स्वीकार कर सकते हैं, पार्टी बची रहे इसके लिए। आखिरी जो चारा बचा हुआ है पवार साहब के पास, वो यही है। क्योंकि अगर 30-35 का जो आंकड़ा अभी तक अजीत पवार के साथ जुड़ चुका है एमएलएज का, वो बढ़ के 40 तक जाएगा। ये एक महाराष्ट्र के एक पुराने राजनीतिज्ञ ने मुझे बताया कि ये 40 लोग श्योर शॉट अजित पवार के साथ चले जाएंगे। तो फिर बचे जो है, उनमें भी उनका भी मन थोड़ा सा चल बिचल होने में कोई देर नहीं लगेगी। फिर बचा कौन पार्टी में, ये सवाल उठ खड़ा होता है। उसके बाद अगर अपने साथ कोई नहीं है और पार्टी भी नहीं बची, अगर सिर्फ सुप्रिया सुले उनके साथ में खड़ी है, तो सुप्रिया सुले का पॉलिटिकल करियर जो है, उस करियर के विचार में अगर उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, तो मुश्किल नहीं है। मैंने पिछले जवाब में ये बात बता दी थी आपको कि प्रतिभा पावर का इस्तेमाल वो कुछ ऐसे मौकों पे हमेशा करते आए हुए। मुझे लगता है कि इस बार भी अगर ऐसी कुछ परिस्थिति अगर निर्माण होती है कि कुछ भी बचा नहीं है, अभी क्या करे, तो उस वक्त प्रतिभा पवार इस पूरे रंगमंच में अपनी जो अपना किरदार जो है, वो किरदार निभाने के लिए आ जाएंगी। फिर सुप्रिया सुले को उनके साथ में मिलाना, दोनों का मनोमिलन होना, ये सब आम बात है आगे चल के। और एनसीपी में कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप देखोगे, तो एक एक ऐसी पार्टी है कि एनसीपी में कुछ भी हो सकता है। आप प्रिडिक्ट नहीं करोगे, ऐसी ऐसी चीजें एनसीपी में आज तक होते आई है। तो ये फिर से जो अभी एक तरह का विद्रोह हुआ है, अजित पवार चले गए, और अभी कुछ 10-15 दिन ये तमाशा चलेगा, चुनाव आयोग ये वो सब। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हासिल होता है, तो ये फिर से एक साथ मिल भी जाएंगे, तो महाराष्ट्र की जनता को आश्चर्य नहीं होगा। ये बताइए, अजित पवार तो इनके बड़े भाई अनंत राव के बेटे हैं। फिर ये क्या जिद है कि अपनी बेटी को ही आगे बढ़ाया जाए, उन्हीं को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए, जिसको लेकर के अजित पवार बड़े आहत भी हैं। और कल के उनके जो भाषण में जिस तरीके से उन्होंने अपने चाचा को एक तरीके से निवस्त्र कर दिया कि इन्होंने अलग अलग अवसरों पर क्या क्या फैसले लेने के लिए हमें आगे किया और फिर पीछे हट गए, तो उससे तो ये लगता है कि ये अपने ही भाई के बेटे पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। जबकि अजित पवार पार्टी को, संगठन को संभालते रहे हैं। इनकी बेटी के लिए भी अगर बारामती में वो नहीं जाते, ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है, तो शायद सुप्रिया जो है वो वहां से जीत भी दर्ज ना कर पाती। और कौन नहीं जानता है कि 90 के दशक में उसी लोकसभा सीट से अजित पवार जीत करके आए थे, बाद में अपने चाचा के लिए खाली कर दी थी उन्होंने वो सीट। तो ऐसे में जबकि सब जानते हैं कि अजित पवार ही संगठन को संभालते रहे हैं, वही प्रतिभाशाली हैं, इसके बावजूद अपनी बेटी को ही आगे बढ़ाने की जिद क्यों? ये अपने बच्चों के प्रति जो बाप का मोह प्रेम होता है, उसी का एक किस्सा है। मतलब उसी से जुड़ा एक धागा है। पवार साहब किसी पे भरोसा क्यों नहीं करते, ये अगर इस बात को अगर कुछ टटोलना है हमें, तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा।
1977-78 की बात है, जब उनके गुरु यशवंतराव चौहान और वसुंधरा पाटिल, जिनको ये अपना गुरु मानते थे, शरद पवार, अपने गुरु के पीठ में खंजर घोंपकर उन्होंने भी उस वक्त 36 एमएलए को लेके बाहर निकले सरकार से और अपना एक अलग गुट बनाया, जिसको उन्होंने पुरोगामी लोकशाही दल पुलोद के नाम से एक क्या बोलते धड़ा बनाया और सत्ता हथिया ली उन्होंने। इसलिए इसलिए किया था ये सब उन्होंने कि उनको मुख्यमंत्री बनना था। वो मुख्यमंत्री बने, कुछ महीनों तक वो सरकार चली, बाद में वो भी सरकार गिर गई। उस वक्त से शरद पवार की तरफ हर कोई जो देखता है वो संदेह की नजर से देखता है, और यही जो कश्मकश है वो अपने साथ भी हमेशा जो उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जैसे उनके घर वालों में मेरे ख्याल से प्रतिभाताई पाटिल के साथ प्रतिभाताई पवार के साथ में उनके कैसे संबंध है, इसके बारे में कहीं पे ज्यादा लिखा हुआ नहीं है जो पढ़ के कोई आपको बता सके कि उनके रिश्ते में किस तरह की मिठास है या खटास है। मगर अजीत पवार हो या और भी कोई पार्टी बेरर्स हो उनके, उन पे किसी पे भी भरोसा करना शरद पवार के लिए बहुत ही मुश्किल इसलिए है कि शरद पवार का जो किरदार है वही संदेहात्मक है। हर कोई उनको संदेह की नजर से देखता है, और उन्हें भी ये पता है कि लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते, चाहे वो मेरा भतीजा क्यों ना हो। ये बात साफ है कि वो जिस तरह से पार्टी चला रहे हैं, मगर जो निचला जो पूरा पार्टी का जो कैडर है, उनको भी शरद पवार नाम का जो करिश्मा है उसकी जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने आज तक उनका नेतृत्व मान के उनके नेतृत्व के नीचे काम कर रहे हैं, और हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उनके पास जो भी पॉलिटिकल ज्ञान है, जो इतने सालों का अनुभव है, उसके बलबूते पे वो यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके जो सत्ता में किस तरह से घुसे या सत्ता पे दबाव बनाए रहे, इस तरह का मुकाम हासिल करने में वो हमेशा सफल होते आए हुए। तो लोग जो जिस तरह के लोग हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में कि वो खुद अपने बलबूते पे जीत सकते हैं, ऐसे जो लोग अलग-अलग लोग हैं उनको इकट्ठा करके उन्होंने ये पार्टी बनाई है। वो एक गुट है जो अपने बलबूते पे जीत के आ सकता है, जिसके साथ शरद पवार का करिश्मा भी जुड़ जाता है, उनका नाम जुड़ जाता है, तो वो थोड़े से और स्ट्रांग हो जाते हैं। इसी बेस पे, इसी आइडियोलॉजी पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का आज तक का पूरा राजकीय दौर चलते आया हुआ है। और ये इसके पीछे का जो मैंने अभी आपको एक राज बताया कि शरद पवार की तरफ हर कोई संदेह की नजर से देखता है, और उसी तरह से ये बात जानते हुए शरद पवार भी अपने आजू इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी तरफ भी संदेह से ही बर्ताव करते हैं उनके साथ भी। इसी की वजह से वो किसी के साथ ज्यादा जुड़ते नहीं है। जो भी उनका प्यार जो होता है, ममत्व होता है, वो सब दिखावा होता है, ऊपर ऊपर का होता है। जो भी है उनकी बेटी के साथ जो लगाव है उनका, वो तो हम पिछले कई सालों से देखते आए, जिसे जिस तरह से उसको उनको एमपी बनाया गया, फिर अभी कार्याध्यक्ष बनाया गया। तो ये साफ है कि उनको पार्टी का जो लीडरशिप था वो सुप्रिया सुले के हाथों ही सौंपना था। मगर एक सक्षम नेतृत्व अजित पवार के नाम से कई सालों से खड़ा है, जिसने शरद पवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए पार्टी को बढ़ाया है। पार्टी का जो ओहदा आज महाराष्ट्र में है, उसमें उसके सक्सेस में, एनसीपी के सक्सेस में अजीत पवार का जो हिस्सा है वो आप मान सकते हो कि 50% से भी ज्यादा है। हम ये सोच के चलेंगे कि 50% या 50 से भी थोड़ा सा कम शरद पवार के नाम का करिश्मा है, या जो उन्होंने जोड़ तोड़ करके रखे हैं नीचे, उसकी वजह से पार्टी जीतती आई है। मगर 50 से भी ऊपर का जो परसेंटेज है, मैं अजीत पवार की मेहनत को दूंगा। और जो एक पवार के बारे में भ्रम बनाया था वहाँ के मराठी मीडिया ने भी, और दिल्ली में भी, जिसको हम लोटियन मीडिया कहते हैं और इकोसिस्टम कहते हैं, वहाँ भी राजनीति का चाणक्य पता नहीं क्या-क्या किन-किन विशेषणों से नवाजा जाता है। ये जो घटनाक्रम हुआ है इसने सारी पोल पट्टी खोल दी, और जो हवा महल बनाया गया था इनके बारे में वो भी ढह गया। क्योंकि हम तो बहुत लंबे समय से अपने प्रोग्राम्स में ये कहते आए हैं
कि चाहे बाला साहब ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों, ये पूरे महाराष्ट्र के नेता कभी बन ही नहीं पाए। और मैंने अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये बताया था कि 1980 और 1985 2 ऐसे चुनाव थे जब कांग्रेस के साथ शरद पवार नहीं थे। इसके बावजूद कांग्रेस की सीटें जो हैं वो 288 के सदन में 2/3 बहुमत की थी। तो कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा सहारा ये कभी बने हों ऐसा हुआ नहीं है। ये कांग्रेस से निकल गए तो भी बिना कांग्रेस की बैसाखी के ये खड़े तक नहीं हो पाए, सत्ता तक में नहीं आ पाए, फिर भी एक आभा मंडल बना करके रखा हुआ था। तो इस घटना ने क्या वो जो हवा महल था उसको ढहा दिया है, तोड़ दिया है, खत्म कर दिया? बिल्कुल। ये जो चाणक्य जो उनको उपाधि दी गई थी कि ये राजनीति के चाणक्य है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मगर ये परसेप्शन क्रिएट किया गया हुआ एक नैरेटिव था। ये मराठी के कुछ मीडिया कर्मियों ने किया था, जो मीडिया कर्मी इनके पेरोल पे काम करते हैं, शरद पवार। ऐसे कुछ साहित्यिक है, जो शरद पवार के पेरोल पे काम करते हैं। ऐसे कुछ हिस्टोरियंस हैं महाराष्ट्र में, जो शरद पवार के पेरोल पे काम करते हैं। ऐसे कुछ लोक कलाकार हैं, कलावंत हैं, जो ड्रामा में या मराठी ड्रामाज है या सिनेमाज है, उनमें काम करते हैं, जिसे हम सीधी भाषा में सोशल इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, जिनके बातों पे आम आदमी विश्वास रखता है। उन्हीं लोगों के मुंह से शरद पवार ने आज तक इस नैरेटिव को सेट किया हुआ है कि ये महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य है। आगे चल के उन्होंने ये केंद्र तक ये नैरेटिव लाया। वहाँ के कुछ ल्यूटियंस मीडिया को पकड़ के उन्होंने वही खेल खेला जो महाराष्ट्र में खेलते आए। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस बिना शरद पवार के स्ट्रांगली सीटें जीती आई हुई है, सत्ता में भी थी। शरद पवार कांग्रेस के लिए हमेशा न्यूसेंस वैल्यू की तरह ही पेश आए हुए हैं। जो अगर इतिहास देखें हम, कांग्रेस ने इनको इसलिए अपनाया था कि इस न्यूसेंस वैल्यू को इस सर्कल के बाहर रखेंगे तो बाहर रह के ये हमको परेशान करेगा, इससे अच्छा है कि इसको साथ में ले लो, इसे सत्ता में कुछ उसका हिस्सा दे दो, तो ये 5 साल शांत रहेगा, हमारे साथ चला रहेगा, तो हम आसानी से राज करेंगे। वो विलास राव थे, मेरे ख्याल से सुधाकर राव नाइक थे, उन्होंने सभी ने ऐसा ही सोचा था कि शरद पवार को बाहर रख के, विरोधी पक्ष में रख के, सत्ता से बाहर अगर वो रहते हैं तो किस तरह से न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, उस न्यूसेंस वैल्यू को दूर रखने के लिए ये जो कांग्रेसी थे महाराष्ट्र के, उन्होंने उनको अपनाया था। राजीव और मेरे को तो मैंने ये भी सुना है कि 80 के दशक में जब वो आखिरी बार कांग्रेस से बाहर थे, तब उनको पता चला था कि वो जितनी भी जोड़-तोड़ कर ले, सत्ता में किसी भी तरह से अपना जो हिस्सा है वो पानी से पाने से रहे। तो किसी भी तरह से उनको सत्ता में आना है और पिछले 2 टर्म से सत्ता में थी कांग्रेस। तो अगर किसी पार्टी में अगर जाना ही है तो कांग्रेस में ही जाना है। इसलिए उन्होंने बहुत जोड़-तोड़ किए और अहमद पटेल जी के साथ मिलके उन्होंने राजीव गांधी से बात करा के कांग्रेस में अपना पुनः प्रवेश करवा लिया और फिर बाद में फिर वो कांग्रेस के साथ जुड़ के सत्ता में आ गए थे। तो सत्ता से दूर रहना शरद पवार जी के लिए बड़ा मुश्किल गवारा हुआ है। उनको भी वो बिना सत्ता के उन्होंने अपने को यही नहीं किया है, इमेजिन ही नहीं किया कि मैं सत्ता से बाहर हूँ। और वही उनके स्वभाव में जिस तरह से घुस गया है, उसी का एक नतीजा आज ये दिख रहा है कि इस उम्र में जो उम्र का तकाजा है, अजित पवार ने भी कहा कि अभी बस हो गया, इतनी उम्र हो गई, आप अभी घर पे बैठिए। उस चीज को भी उन्होंने इतना दिल से लगा के लिया है कि वो आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी उम्र क्या है उसे मत देखो। सुप्रिया सुले ने भी कल अपने अपने भाषण में कहा कि मेरे पिताजी की उम्र पे मत जाइए। फिर उन्होंने रतन टाटा का ये दी एग्जाम्पल दिया, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दिया कि ये लोग भी 82, 83, 84, 86 के उम्र में काम कर रहे हैं और वो टॉप पे है जो फील्ड में है। इसलिए शरद पवार भी अगर 83 के है
तो भी उसी जोश खरोश के साथ वो काम करेंगे, मगर वो चीज़ नहीं है। उन्होंने जैसे ही संडे को रविवार के दिन ये कारनामा हुआ, अजीत पवार गए, उसके बाद जो उनका पहला बाइट था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे ख्याल से 1980 के दशक में एक हादसा हुआ था। उनके 56 एमएलए जीत के आए थे और वो 56 में से 50 लोग उन्हें छोड़ के चले गए और सिर्फ 6 बचे थे। और उसके बाद वाले इलेक्शन में उन्होंने इतनी मेहनत की कि 69 एमएलएज़ उन्होंने चुनाव करके जितवा के लाए। तो उन्होंने ये बात सीधी-सीधी कह दी थी कि अगर कोई जाता है या कोई रुकता है तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने उस वक़्त भी किसी भी तरह का चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट या ऐसा कुछ कोर्ट कचहरी ना किए हुए, मैंने लोगों से सीधा बात की थी। लोगों में मैं गया था और लोगों ने मुझे वापस आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद के चलते हमने 5 एमएलए की जगह 69 एमएलए जीता के लाए थे। और इस बार भी ऐसे ही होगा। हमारे पास अगर चुनाव चिन्ह ना हो, हमारे पास पार्टी का नाम ना हो, तो भी हम लोगों में जाएँगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो एक तरह से उन्होंने उसी वक़्त अपना जो अपनी जो हार है, वो एक्सेप्ट कर ली थी कि ये जो लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ के, वो अजीत पवार के साथ में संख्या में ज़्यादा है। और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग का जो भी मसला होगा, उसमें ये हारने वाले हैं और बाकायदा ये पार्टी अजीत पवार के पास चली जाएगी। इसके साथ में चुनाव चिन्ह भी जाएगा। तो ये सब एडवांस में जिसको पता है, वही बंदा ये कह सकता है कि हमारे पास मेरे साथ ऐसे पिछले 4 अनुभव है, जिस वक़्त मेरे पार्टी का चिन्ह चला गया था, मेरे पार्टी का नाम चला गया था। मैंने क्या कहते हैं अ, गाय और बैल जोड़ी, वो वो चुनाव चिन्ह पे मैंने चुनाव लड़े हैं। मैंने चरखा चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा हुआ है। मैंने हाथ के पंजे पे चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा है। ये सब इसलिए वो कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि उन्हें ये पता था कि ये सब मेरे हाथ से चला जाएगा और उसके बाद भी अगर मुझे खड़ा रहना है, मुझे जो कुछ भी जो धड़ा मेरे मेरे साथ चल रहा है, बचा हुआ है, जो सुप्रिया सुले को आगे चलने के लिए, उनके करियर के लिए काम आने वाला है, उस धड़े को बचा के रखना, इसके लिए उसमें एनर्जी कुछ जान फूँकनी है, तो उसके लिए मुझे ये सब कहना पड़ेगा। उसी के लिए पवार साहब ने वो बात दोहराई थी उस वक़्त की। अब कांग्रेस भी इन पर प्रेशर बनाएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अब इनका कैसे रहेगा? वो भी कांग्रेस का बनेगा। और विधान परिषद में क्या स्थिति है? विधानसभा में तो अभी जो जब ये चुनाव आयोग के सामने इनका अगर फैसला अगर गया, दोनों भी पार्टियों ने एक्सेप्ट किया कि हमारे पास अभी जैसे कि शरद पवार के पास कल तक 16 एमएलएस थे और उनके पास 32 और कुछ लोग जो थे, उन्होंने कहा था कि हमें सोचने का वक़्त चाहिए। और आज अगर हम देखते हैं तो 40 के करीब एमएलएस अजित पवार के पास है। तो जिस तरह से अगर आप गूगल पे जाके विकिपीडिया पे भी सर्च करोगे, तो महाराष्ट्र असेंबली का जो भी रेशियो है सीट्स का, सीट डिवीज़न है, उसमें भी दिखा रहे हैं कि अजीत पवार का जो एनसीपी है उसको 40 एमएलए का समर्थन प्राप्त है। मगर इसको ऑफ़िशियली जब चुनाव आयोग अगर जब ये करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे कि इनके पास इतने ही एमएलएज़ है और इनके पास अभी ये 40-45 जितने भी है वो, तो वो आंकड़ा जब महाराष्ट्र विधान परिषद सभापति के पास जाएगा, उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए वो उनके रास्ते खुले हैं। तो सीधी बात है कि आज ये शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी जो अजित पवार के साथ है, ये तीनों पार्टी को छोड़ दिया जाए, तो बचे हुए जो जो 3 पार्टी है जो मेजर कांग्रेस, उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ और ये शरद पवार की बची-खुची राष्ट्रवादी पार्टी। इन तीनों में अगर सबसे ज़्यादा संख्या बल किसका है, तो वो कांग्रेस का है। तो ये सीधा-सीधा इंसाफ हो जाएगा कि कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, कांग्रेस का ही बनेगा। और प्रभाकर जी, 2024 के लिए अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान हो गया, क्योंकि एनसीपी के 2 धड़े बन गए, शिवसेना के भी 2 धड़े बन गए
मन से है उसका तो प्रभाव सीमित है। दो राष्ट्रीय पार्टियां, कहने को राष्ट्रीय पार्टियां दो हैं, पर कांग्रेस का तो 2019 में भी चंद्रपुर से एक ही जीता था पूरे महाराष्ट्र में 48 में से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अब आसान हो गया है 2019 का? बिल्कुल। कांग्रेस का जो बाळू धानोरकर जो जीत के आए थे चंद्रपुर से, वो भी कांग्रेस के नहीं थे, वो शिवसेना के थे। और उन्होंने एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कांग्रेस में पक्ष प्रवेश करके कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे। तो चंद्रपुर की सीट की भी अगर जी जी। हेलो, चंद्रपुर की भी बात करें तो वो सीट भी इस वक्त कांग्रेस के लिए आसान नहीं मानी जा सकती। रही बात बाकी जो बचे 47 जो सीट्स है, उसका जो पिछले एक महीने पहले का जो आकलन था कि इनमें से कई सीटें जो बीजेपी और शिवसेना, जो अखंडित शिवसेना थी, अखंडित शिवसेना 18 सीट्स और बीजेपी 22 सीट्स, ये दो ही मेजर पार्टीज ऐसी थी कि जिनको नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा था। शिवसेना के 6 एमपीज ऐसे थे जिनको फिर से चुन के आना मुश्किल दिखाई दे रहा था, और 22 में से 4 सीट्स ऐसी थी बीजेपी की जिनको फिर से चुन के आना मुश्किल था। तो ये 10 सीटों का बीजेपी शिवसेना ने बहुत ही गांभीर्य से उसके ऊपर विचार विमर्श किया होगा। बीजेपी के कोई निरीक्षक जो है, जो पिछले कई महीनों से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके जिस तरह से अभ्यास कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको जब पता चला कि इसके बावजूद भी जितनी भी अपनी ताकत है, जितना भी अपना पार्टी का केडर है, जितना भी अपना नेतृत्व है, हम मोदी का करिश्मा और सारी चीज़ों को अगर हम साथ में भी जुटा के खड़े हो जाते हैं, तो भी ये सीटें निकालना मुश्किल है, ऐसा दिख रहा है। इसलिए उन्होंने फिर उसका जो भी उस वक़्त वो जो वोट शेयर का जो भी उन्होंने विश्लेषण किया होगा, उस विश्लेषण के हिसाब से एनसीपी का वोट शेयर उनको ज़्यादा दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे अगर कोई अपने वोट्स खाएगा ज़्यादा तो ये वो एनसीपी है। इसलिए एनसीपी को साथ लेने का जो भी विचार अभी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दोनों ने मिलके ये डिसीजन लिया। उन्होंने जाके अमित शाह जी से बात की और ये रविवार का जो सत्ता नाट्य जो हुआ है वो हमारे सामने है। एनसीपी को साथ में लेने का कारण ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को आसान करना, खासकर बीजेपी और जो शिंदे गुट के जो एमएलएज है, जिनकी जगह थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही थी कि उनके तो 6 एमएलए ऐसे है कि जो फिर से चुन 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 के आने का उनका कोई ठिकाना नहीं था। आज एनसीपी के वोट की बदौलत ये जो सीट्स है वो आसान हो गई है। और 2024 में अगर मैं कहूँ कि 48 सीटें हैं, और 48 में से कम 40 सीटें बीजेपी शिवसेना जो शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी है, वो तो आराम से जीत ही जाएगी। उसके बाद जो भी होगा वो बोनस होगा, और साथ में एनसीपी के लिए जो 5 या 6 सीटें छोड़ी जाएंगी, जो अजीत पवार का गुट होगा, वो धड़ा भी अगर बीजेपी शिवसेना के साथ में अगर युति एक अलायंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से 48 में से एक वक्त ऐसा भी हो सकता है कि 48 में से 48 सीटें ये तीनों पार्टियों में बांटी जाएगी, और वो तीनों पार्टी जीत के एक साथ 48 सीटों का गिफ्ट नरेंद्र मोदी जी को ये दे देंगे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब कम से कम पवार साहब को इस बात का तो संतोष होगा कि 1978 में जो खेल उन्होंने शुरू किया था वसंत दादा पाटिल के साथ, उनके अपने ही खानदान के एक चश्मो चिराग ने उसको आगे बढ़ाया है। इस बात की संतुष्टि होगी, इस बात का गिला होगा, या मन ही मन वो अपने आप पर हंस रहे होंगे इस समय? मराठी में एक कहावत है, गुरुची विद्या गुरुला, यानी कि जो ज्ञान गुरु ने आपको दिया है ना, वो आपका शिष्य जब आपको लौटाता है, तो गुरु को या तो बहुत खुशी होती है या तो दुख होता है।
बड़े-बड़े ऐसे प्रसंग है, बड़े-बड़े किताबों में लिखे हुए महाभारत से लेके कि गुरुची विद्या गुरुला कैसे वो उन्होंने लौटाई है, वो हमने देखा है। द्रोणाचार्य हो, अर्जुन हो, इनके आपस में जो भी वो युद्ध भूमि में जो हुआ, वो गुरुची विद्या गुरुला ही दी वो किया गया था। इसी तरह से वसंतदादा पाटिल को गुरु मानते हुए शरद पवार उस वक़्त अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ा रहे थे। उम्र उनकी तभी 38 थी, 38 साल की उम्र थी और 38 साल की उम्र में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। इस उम्र में मुख्यमंत्री बनना और इस बात का उन्हें थोड़ा-सा गुरूर भी है, वो हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि मैं 38 की उम्र में मुख्यमंत्री बना था। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये उनको मेरे ख़्याल से अपने जीते जी तो वो एक वो शल्य रहेगा जो उनके मन में, कि उन्होंने किस तरह से पार्टी को तोड़ा था। जबकि उनकी पार्टी के पास वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन था उस वक़्त। उस वो तोड़ के उन्होंने सिर्फ़ अपने को मुख्यमंत्री बनना है इसलिए ये सब किया था। तो वो जो उन्होंने उस वक़्त वसंतदादा पाटिल के साथ किया था, आगे चल के उनके साथ भी कोई करेगा, इसका जो डर उनके दिल में इतने सालों से जो लेके वो चल रहे थे, वो डर कहीं जाके पिछले 3 दिन पहले वो आखिर में उसका विस्फोट हो चुका है। अजित पवार ने उनको गुरु की जो विद्या थी वो उनको लौटा दी है उन्होंने। छगन भुजबल ने कह भी दिया कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा दे दी हमने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।